जज़ाकल्लाह। जिसका औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स को, तमाम प्रोफेशनल्स को, लीडर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो लीडर्स हैं कि बड़ा माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल हमारी जो वेलनेस क्लास है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ साथ वक्त वक्त के साथ साथ इंसान सीखता रहता है। सीखने का अमल जो है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे। मैं अब थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जी। मेरा नाम है जी मोहम्मद इरफान। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है और मैं एक लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हूँ और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री प्रमोटर हूँ। और पिछले 12 साल से 13 साल से मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। हमने सुना तो है बहुत सारे लोग कहते भी हैं इस पे, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्ट्स का पता नहीं होता कि अब एहतियात किन चीजों की करनी है। वो वैसे तो हमने सुना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन वो एहतियात किस चीज की करनी है, कैसे करनी है, कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो आ, हमारा जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, जिस पे हम लोग जो है जिसको प्रमोट कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री में, उस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे भी बात करेंगे और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो ये मेरा आज का इंशाल्लाह टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सारे मिल के सीखेंगे। और जो पैगाम आपको अच्छा लगे, जो मैसेज आपको अच्छा लगे, उसे हम नेक्स्ट आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे हम सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारा सबका मकसद, इस क्लास का मकसद, हम सबका इकट्ठा होने का मकसद और राना साहब का मकसद, सबका हमारा मकसद जो है वो सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाना। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा हमारी जात से किसी की जात को फायदा पहुंच सके, हेल्थ के हवाले से या किसी भी हवाले से, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भरपूर के लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा, थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा कि मेरी आवाज जो है वो सब तक पहुंच रही है और स्लाइड शेयर हो रही सबको। काइंडली एक दफा जरा आप बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आगाज करते हैं जी। जेनियन सिस्टम, जेनियन पाकिस्तान सिस्टम, जिसने ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके तहत ये हमारा चौथा दिन है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले हम आदाद शुमार की अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, जो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली दुनिया में 5% लोग हैं जो सेहतमंद हैं और 20% लोग दुनिया में बीमार हैं जिन्हें हम अनहेल्दी कहते हैं। और 75% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो इन बिटवीन है, ना वो हेल्दी है ना वो अनहेल्दी है, वो सब हेल्दी हैं। थोड़ा सा इस पे मैं बात करूंगा। हेल्थ की डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू WHO है वो ये है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। सेहतमंद इंसान वो होता है जो जहनी, जिस्मानी और मुआशरती तौर पर सेहतमंद है। अगर हम थोड़ा नजर दौड़ाएं तो आप जब किसी से पूछें कि क्या आप सेहतमंद हैं, तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि वो सेहतमंद हैं। लेकिन जब आप उन्हें डिटेल से पूछेंगे कि ये जो 3 चीजें हैं अकॉर्डिंग टू WHO, कि क्या वो जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर और मुआशरती तौर पर फिट हैं, अगर तीनों में हम फिट हैं तो हम हेल्दी हैं। अगर तीनों में किसी एक में भी लैग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हेल्दी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सेहतमंद है, लेकिन वो सेहतमंद होते नहीं। असल में लोग समझते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि उन्हें कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है,
वो दिल के मसाइल नहीं है। तो ये लोग समझते हैं कि हमें बीमारी कोई नहीं है तो हम सेहतमंद हैं। तो डिजीज का ना होना इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं, और भी चीजें हैं जो अगर आपकी बॉडी में पूरी नहीं है, आप उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते हो, आप हेल्दी नहीं होते। अच्छा, अब जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में किसी किस्म की डेफिशिएंसी, वीकनेस और किसी किस्म की क्रॉनिक और अक्यूट डिजीज। अक्यूट डिजीज दो तरह की होती है ना, क्रॉनिक भी होती है, अक्यूट भी होती है। अक्यूट डिजीज वो होती है जो सडन होती है, पेनफुल होती है, लेकिन वो रिकवरेबल होती है, 2 3 4 दिन में, हफ्ते एक में रिकवर हो जाती है। और जो क्रॉनिक डिजीज होती है वो डिजीज होती है जो लॉन्ग रन हमारी बॉडी में बड़े अरसे से वो बिल्ड होती रहती, थोड़ी 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 थोड़ी, और फिर वो यकदम से हमें एक बड़ी डिजीज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज है या कार्डियोवैस्कुलर है या ऑस्टियोप्रोसेस है, इस तरह ब्लड प्रेशर है। तो ये जो डिजीजेज है ये क्रॉनिक डिजीजेज है, और ये फौरी तौर पे नहीं होती, ये बॉडी में टाइम टू टाइम बनती रहती है, बनती रहती है। अच्छा, अब हम सब की बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें क्रॉनिक डिजीज की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वो फील नहीं होता, फील करते नहीं है, तो हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं। तो आप हम कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे भी जब हम सब हेल्दी पाएंगे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वाकई हम हेल्दी हैं या हमें लगता है हम हेल्दी हैं। अब लगने में और वाकई होने में बड़ा फर्क है। तो पहली चीज कि बॉडी वाइज हेल्दी होना चाहिए, और दूसरी चीज मेंटली भी हमें हेल्दी होना चाहिए। मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये कि हमारा तर्ज फिक्र क्या है, हम हमारा एटीट्यूड क्या है, हम पॉजिटिव सोचते हैं नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा तर्ज फिक्र क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, जज्बात क्या है, हमारे अंदर जो है गुस्सा वो है नहीं है, क्या चीजें हैं। इन चीजों की बिना पे हम जो है वो देख सकते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है या मैं खुद हूँ, हम लोग हैं, हम मेंटली तौर पर हेल्दी हैं या नहीं। अच्छा, ये हो गया मेंटली। अब तीसरी चीज थी सोशली। तो अगर हम देखें सोशली भी, अगर हम देखें तो हमारी रिलेशंस, हमारी फैमिली के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, नेबर्स के साथ, सोसाइटी के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि एक हेल्दी बंदा जो है ना वो सोशल भी ठीक होता है, वो रिलेशंस भी अच्छे बना लेता है, और जो अनहेल्दी होगा ना वो कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं बना सकेगा, उसके लिए अच्छे रिलेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो सोशली भी हम कैसे हैं, सोशली भी हम फिट हैं या नहीं है। अब ये तीन चीजें हैं, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर और मुआशरती तौर पर, अगर हम फिट हैं तीनों में तो हम हेल्दी हैं। तो WHO कहता है कि सिर्फ 5% लोग हैं जो इन तीन चीजों पे, ये जो क्राइटेरिया बताया गया इसमें पूरा उतरते हैं, सिर्फ 5% लोग। और 20% लोग वो हैं जो बीमार हैं। अब ये वो लोग हैं जो क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो चुके हैं, सफर कर रहे हैं, मेडिसिन पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती उनकी, ठीक है ना, घर में बेड रेस्ट हो गए हैं। तो वो लोग हैं जो किसी ना किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुके हुए हैं और 75% लोग सब हेल्दी हैं। अब इसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद जो दुनिया में है जो सब हेल्दी है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, सब हेल्थ सिम्टम्स को भी हम इग्नोर करते हैं। अब सब हेल्दी कौन लोग होते हैं जिनकी बॉडी में सिम्टम्स होती है, जैसे कि जल्दी थक जाना, या बिला वजह प्यास का बढ़ जाना, बिला वजह भूख का बढ़ जाना, स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, और यूरिनेशन बार बार आना, वेट मैनेजमेंट जो है ना वो ना होना, वेट बढ़ जाना, यानी BMI के मुताबिक वेट नहीं है, वेट बढ़ गया है, या वेट बहुत कम हो गया है, ठीक है, नजर के मसाइल हैं, मसल्स के प्रॉब्लम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है। ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और भी सिम्टम्स हैं, तो ये कुछ मैंने शेयर किए। अब देखें कि अगर ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में हैं तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर हम क्रॉनिक डिजीज की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक पोजीशन पे खड़े हैं। ये जो 75% लोग हैं ना दुनिया की, ये पॉपुलेशन है,
20% लोग तो खतरे में चले गए ना, वो तो चले गए, खतरनाक जगह पे जा चुके हैं, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, ये किसी भी वक्त जो है ना वो खतरनाक जगह पे जा सकते हैं, ये खतरे की तरफ जा रहे हैं। इनको हमने इंतबाह करनी है कि आप कैसे सेहतमंद हो सकते हैं। हमने अपनी सर्विसेज के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए, अपनी प्रोडक्ट के जरिए हमने ये सर्विसेज देनी है कि लोगों को हम अनहेल्दी से सब हेल्दी की तरफ लेके आए और सब हेल्दी से हेल्दी की तरफ लेके आए और हेल्दी से मजीद क्वालिटी हेल्थ की तरफ लेके आए। डिजीज रिवर्स और डिजीज प्रिवेंशन दोनों पे हम लोग, हमें जो है ना सोचना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए, सोसाइटी में हमें सर्विसेज देना चाहिए। अच्छा, अब ये जो हेल्थ की अवेयरनेस है ना, ये सिर्फ एक डॉक्टर का काम नहीं है या एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम नहीं है, सिर्फ ये हर पर्सन का काम है जो शऊर रखता है। उसका काम है कि वो जो भी एक अच्छा मैसेज है, हेल्थ का मैसेज है, वो दूसरों तक पहुंचाए जो वो सीखता है। जरूरी नहीं है कि ये जो हेल्थ का टॉपिक है ये जी ये फील्ड डॉक्टर की है, ऐसा नहीं है, ये सबकी फील्ड है हमारी। हम सब अवेयरनेस देने में क्या प्रॉब्लम है। आप, हमारे पास कोई अच्छा नॉलेज है हेल्थ के वाले से, उससे हम किसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ठीक है ना जी। तो अब 75% लोग दुनिया में सब हेल्दी हैं। अब ज्यादातर हम सब लोग जो है ना, हम होते सब हेल्दी हैं, लेकिन हम अपने आप को हेल्दी तस्वर कर रहे होते हैं, जबकि हम हेल्दी होते नहीं, हम हैं सब हेल्दी। ये अब एक और सर्वे में आपके साथ शेयर करता हूँ। WHO कहता है कि 80% दुनिया की जो दौलत है वो खर्च हो रही है इलाज मुआवजे पे। 80% जो दुनिया की दौलत है, WHO कहता है कि वो खर्च हो रही है इलाज मुआवजे पे, ट्रीटमेंट पे खर्च हो रहा है 80% पैसा जो है। 20% जो रकम दुनिया की वो खर्च हो रही है प्रिवेंशन के ऊपर। हमने क्या करना है, हमने प्रिवेंशन वाले खाने को बढ़ाना है। देखिए, अगर हम प्रिवेंट नहीं करेंगे, आज अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे, तो अगर प्रिवेंशन, अच्छा बहुत सारे लोग प्रिवेंशन क्यों नहीं करते, वो कहते प्रिवेंशन अफोर्डेबल नहीं है। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, हाउ विल यू अफोर्ड डिजीज। भाई अगर आप प्रिवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते, बीमारी तो अफोर्डेबल है ही नहीं, बीमारी तो आप कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। कितने लोग हैं जो सफर कर रहे हैं 20-20 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर पा रहे हैं? बीमारी तो अफोर्डेबल है ही नहीं, किसी भी सूरत में अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है ना जी। तो हमने प्रिवेंशन को अफोर्ड करना है, हमने सोसाइटी में ये मैसेज देना है, जो कि हमारी सोसाइटी ट्रीटमेंट माइंडसेट की सोसाइटी है, प्रिवेंशन माइंडसेट की नहीं है। ट्रीटमेंट माइंडसेट है लोगों का कि बीमार होने के बाद इलाज करेंगे। हम ये शऊर दें कि बीमार होने से पहले आप अपना ट्रीटमेंट करें, आपकी बॉडी में जो कमी पेशी है, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो टॉक्सिसिटी बॉडी में ज्यादा है, उसको रिमूव करें। आप हेल्दी लाइफ गुजारें, आप अच्छा सोचें, इमोशंस अच्छे होने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। हम इस वक्त देखें जितनी भी डिजीजेज हैं वो डिजीजेज ऑफ लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल गलत है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा बीमारियां लग रही हैं। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें तो पता है लाइफस्टाइल में क्या चीजें आती हैं, लेकिन जो ऐसे दोस्त हमारे आज के सेशन में मौजूद हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे नींद लाइफस्टाइल में आती है, आप टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे उठते नहीं, टाइम पे खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है ना। वो खाने का टाइमिंग नहीं पता, और कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, क्या खाना है, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। हमारी थॉट्स क्या है, हम किन लोगों से मिलते जुलते हैं, ये भी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसकी लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से हम जब वो सब हेल्दी हो रहे हैं, फिर सब हेल्दी से अनहेल्दी हो रहे हैं लोग। तो 20% WHO कहता है कि पैसा जो है दुनिया में, दौलत जो है वो खर्च हो रही है प्रिवेंशन पे, 80% दौलत जो है वो खर्च हो रही है ट्रीटमेंट के ऊपर। हमने प्रिवेंशन वाला जो खाना है ना उसको बढ़ाना है कि लोग प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा है, प्रिवेंशन वाला माइंडसेट बनाना है। देख, कोरोना है ना, कोरोना में भी बहुत सारे लोगों का डेवलप हुआ है प्रिवेंशन के हवाले से। आप इम्यूनिटी को अच्छे रखें। अब इम्यूनिटी को अच्छा कौन रखेगा? जो प्रिवेंट करना चाहता है। जो अपने को प्रिवेंट नहीं करना चाहता उसको इम्यूनिटी से क्या लगे।
इम्यूनिटी उसकी अच्छी हो या ना हो, उसको बैलेंस डाइट से क्या लगे, अच्छी खुराक से क्या लगे। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को आप पूछे खाने का मकसद पता था। मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी जो है ना, वो खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन पूरे करने के लिए नहीं खाते ना। तो हम, ये सारी वजूहत है जिसकी वजह से हम लोग सब हेल्दी अनहेल्दी कंडीशन में जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये स्लाइड अंडरस्टैंड होगी। मजीद आगे चलते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो हमें डिजीज की तरफ लेके जा रहे हैं या सब हेल्दी कंडीशंस में लेके जा रहे हैं, वो कौन से फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं, या मैं कहूंगा 4 दरवाजे हैं हमारी बॉडी में बीमारी दाखिल होने के। 4 दरवाजे हैं हमारी बॉडी में बीमारी दाखिल होने के, 4 फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट होने के। पहला फैक्टर है जी पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की इकसाम बहुत सारी हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, टाइटरी पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा हमारी बॉडी डैमेज हो रही है, बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी बॉडी में चली जाती हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंपल आपको कहूँ ना कि कौन सी चीजें हमें बीमार करें, एक जो हमारी बॉडी के लिए गैर जरूरी है जैसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और दूसरी चीज ग़िज़ाई कमी, और तीसरी चीज स्ट्रेस। ये चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रही हैं। तो पोल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर है जी स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों को लग रही हैं। और तीसरी चीज है जंक फूड। अब ये जो जंक फूड हमारे लाइफ स्टाइल बन चुका है, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जो हेल्थ पे अवेयरनेस पे क्रिएट करते हैं, लेकिन आप जब उनके लाइफ स्टाइल को स्टडी करते हैं ना, तो वो उनको जब ब्रेक होती है, छुट्टी होती है ना क्लिनिक पे या ब्रेक टाइम, तो आप मोस्टली देखेंगे तो वो भी पिज्जा खा रहे होते हैं, वो भी शवारमा खा रहे होते हैं, वो भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हमारे प्रोफेशनल्स भी जो है ना इन चीजों को लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये जो जंक फूड है ये हम क्यों खाते हैं? एक वजह ये भी है कि ये फौरी मिल जाती है, हमें वेट नहीं करना पड़ता, हमें तैयार नहीं करना पड़ता, तो बनी बनाई मिल जाती है। अब ये जंक फूड की वजह से हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया जनरेट होता है जिसे एच पाइलोरी बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उसकी वजह से हमारा जो निज़ाम हज़ाम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, और हमारे मैदे में जो अल्सर वगैरह बनने का बाइस बनता है। तो हमारा किस्सा मौत से जो है ना वो हमारा निज़ाम हज़ाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। जंक फूड, अब जंक फूड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सिर्फ पिज्जा शवारमा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आती, जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है, डब्बे वाला दूध है, डब्बे वाला जूस है, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है ना, वो सारी चीजें जंक फूड में आती हैं। तो अब पैकिंग फूड जितनी भी होती है, रेडी टू ईट जो फूड होती है बहुत सारी, वो भी जंक फूड कहलाती है। तो जंक फूड हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है। बच्चे बहुत ज्यादा हमारे, हम खुद एज अ पेरेंट्स भी अगर देखें तो हम अपने बच्चों की तरबियत जो कर रहे हैं, माइंडसेट जो कर रहे हैं, वो जंक फूड की तरफ उन्हें लगा रहे हैं, बेकरी की तरफ। हमारी बहुत ज्यादा सोसाइटी और स्पेशली जो बच्चे हैं वो बेकरी वाली चीजें खाते हैं बहुत ज्यादा। अब वो बेकरी से जो चीजें खाते हैं उससे अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना जी। तो बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा खाते हैं, वो भी जंक फूड का हिस्सा ही है, बेकरी आइटम्स जितनी भी होती है ना। तो इम्बैलेंस हम किस मुक्त से हमने अपनी बॉडी को इम्बैलेंस किया, तो जंक फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से डिजीज लग रही हैं। उसके बाद जेनेटिकली भी हमारी बॉडी में डिजीजेस मुंतकिल होती हैं, जैसे डीएनए के जरिए। बहुत सारी खसलतें ऐसी होती हैं पेरेंट्स की जो बच्चों में मुंतकिल होती हैं, जैसे कि बाल चले जाते हैं पेरेंट्स पे, कान चले हुए पेरेंट्स पे, फेस की शेप पेरेंट्स पे चली जाती है। अब वो कैसे ये चीजें पेरेंट्स से मुंतकिल हो जाती हैं,
कि जो वो आप अक्सर देखे घर में बच्चा पैदा होता है, पूछते हैं ये किस पे गया, इसकी नाक उस पे गई, इसकी आंख उस पे गई, इसका चेहरा उस पे गया, इसके बाल उस पे गए। ये कैसे चले जाते हैं पेरेंट्स पे, या फैमिली में फैमिली ट्रेट्स होती है ना ये। तो ये डीएनए के जरिए मुंतकिल होती हैं। जैसे डीएनए के जरिए फैमिली ट्रेट्स जो है ये मुंतकिल होती हैं, इसी तरह डीएनए के जरिए जो पेरेंट्स में डिजीजेज होती हैं वो भी मुंतकिल होती हैं। इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम डीएनए को रिपेयर करें, डीएनए लेवल पे जाकर रिपेयरिंग करें बॉडी की, डीएनए सेल्स की रिपेयरिंग करें, तो उसे भी हम जो है डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, और हम जेनेटिकली जो है ना लोगों को डिजीज से बचा सकते हैं, और हम खुद भी अब ये 4 मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा बात मजीद करेंगे। पोल्यूशन की बात करते हैं, हमारी हेल्थ पे किस तरह इफेक्ट करता है पोल्यूशन। अब यहाँ पे ना चीजें खुल जाएंगी। मैं कहता हूँ सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा कह रहे जी मैं सेहतमंद हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो सेहतमंद नहीं होगा। वो उसकी वजह है, वो वजह आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ना अभी। देखें, सबसे पहले पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यहाँ तीन किस्म का पोल्यूशन बताया गया है। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अब आप गौर से देखें तो हवा को कौन सी चीज पोल्यूटेड कर रही है? गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, मिलों का धुआं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, मुख्तलिफ किस्म की गैसेज जो खारिज होती हैं, खतरनाक किस्म की गैसेज होती हैं, ये भी हवा में शामिल होकर हमारी बॉडी में चले जाती हैं। बाहर फिर जमीनी लेवल पे, जो नीचे लेवल पे ओजोन तैयार होती है, वो ओजोन भी हमारी बॉडी को डैमेज करती है। फिर उसके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं जो हवा में तहलील होकर हमारी बॉडी में चले जाती हैं, जस्ट लाइक परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, और एयर फ्रेशनर हम घर में वो करते हैं कमरे में। फिर उसके अलावा हम लोग जो है घर में ताजा ताजा पेंट करते हैं, कई लोगों को पेंट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब ये सारी चीजें हम इनटेक नहीं कर सकते ना, आप परफ्यूम इनटेक नहीं कर सकते, आप बॉडी स्प्रे इनटेक नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीजें, इनके असरात जो हैं वो हवा में शामिल होके सांस के जरिए हमारी बॉडी में जा रहे हैं। नर्व डैमेज हो रहा है, लेड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, लेड बहुत ज्यादा जा रहा है। लेड लेड हैवी मेटल को कहते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो अब ये लेड कैसे जनरेट होता है, इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा, और भी वो कई चीजें हो सकती हैं। जैसे टायर जो है ना, गाड़ियों के टायर, वो जब घिसते हैं तो वो भी वो जो घिस घिस के वो हवा में शामिल होकर वो लेड प्रोड्यूस होता है। जब वो घिसते हैं, वो हैवी मेटल होता है, वो भी हवा में शामिल होकर हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अब ये जो एयर पोल्यूशन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सबसे पहले हेडेक फटीग। और अगर अगर आप देखें ना, लोग जिस्मानी तौर पर अपने आप को समझ रहे होते हैं, वो एक्टिव हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे वो थक चुके होते हैं, तो काम करने को दिल नहीं कर रहा। अक्सर लोग बोलते हैं यार बस मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, इट मीन हेडेक फटीग है उसको ना, ज़हनी थकावट लोगों को बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन इफेक्ट करी बहुत ज्यादा रिस्पायरेटरी इलनेस, जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, एस्थमा बहुत ज्यादा सोसाइटी में हो, एलर्जीज, डस्ट एलर्जी, डस्ट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से। फिर उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर इलनेस हो रही है, दिल की शरीयानों की बीमारियां लग रही हैं। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेराइटिस, जो हमारी मैदा और जो हमारी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, जो भी हमारा निज़ाम हजाम है वो डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। कैंसर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नोजिया, दिल खराब होना, मतली आना, क्या आना, और स्किन इरिटेशन, स्किन के मिसाइल एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एयर पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए जो हमारी बॉडी पे पड़ रहे हैं। सारे डिस्कस नहीं हम कर सकते चूंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, बाकी चीजें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। सेकेंडली, पानी बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अकॉर्डिंग टू WHO, पाकिस्तान का 83% पानी पोल्यूटेड है, और हमारे पानी में आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा है, हैवी मेटल जिससे हम कहते हैं आर्सेनिक, संकिया,
ये आपकी बॉडी में एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए ना तो इंसान की सडन डेथ हो सकती है, फौरी डेथ हो सकती है आर्सेनिक से। तो पानी, हमारे पानी में आर्सेनिक की मिकदार बढ़ती जा रही है। पानी में बैक्टीरिया, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नहीं, नुकसानदेह बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल्स, चूंकि हमारी जो सोसाइटीज हैं पाकिस्तान में स्पेशली, जो है ना, हमारे शहरों में और शहरों के इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज हैं, और वो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट निकलता है, गंदा पानी निकलता है केमिकल्स वाला, वो पानी जमीन में जज़ब होके तो जो जेरे जमीन वाटर बेल्ट्स हैं उनमें शामिल होता है, जिसकी वजह से हमारा पानी केमिकल वाला हो गया बहुत ज्यादा। वैसे भी हम जब फिल्टर वाला पानी भी, फिल्ट्रेशन वाला पानी भी पीते हैं, तो वो भी कई फिल्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट में यूज किए जा रहे हैं, जो कि केमिकल से उसको साफ करते हैं पानी को। तो हमारी बॉडी में केमिकल्स की मिकदार बढ़ रही है। अच्छा, फिर अब ये जो वाटर पोल्यूशन है, इसकी वजह से हेडेक, फटीग हो रही है, मैदे के मसाइल हो रहे हैं, लीवर के मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किडनी के मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। किडनी, लीवर और हेडेक, फटीग और स्टमक के मसाइल, हर घर में मैदे के मसाइल, और लोग 20-20 साल से मैदे के मसाइल से फाइट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वाटर पोल्यूशन की वजह से। फिर आ जाए सॉइल कंटेमिनेशन। सॉइल कंटेमिनेशन कैसी होती है कि हमारा जो फार्मर भाई है वो पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर यूज करता है। अब वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो हैं, वो क्यों यूज करता है? वो अपनी, जो है ना, उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैदावार लेने के लिए, ज्यादा दफा पैदावार लेने के लिए वो ये सारी चीजें इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जमीन जो है ना वो कंटेमिनेटेड हो रही है, सॉइल कंटेमिनेटेड हो रही है। अभी हमारी जमीन में न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत कम है, कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हम जो फूड, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी लेस न्यूट्रेट और हाई कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत कम है उसमें। आज से 20 साल पहले जो न्यूट्रिशनल वैल्यू सेब में थी, या अंगूरों में थी, या वो चेरी में थी, या वो फ्रूट्स में थी, या वेजिटेबल्स में थी, वो आज नहीं है, बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो वो कंटेमिनेशन, जो सॉइल कंटेमिनेशन है, वो भी वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के जरिए हमारी बॉडी में जा रही है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर इलनेस बहुत ज्यादा हो रही है, दिल की शरेयानों की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और फिर नोजिया मतली आना, क्या आना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि पोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये अपने याद रखना है, ये याद रखना है पोल्यूशन वाली स्लाइड, क्योंकि एंड पे हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे ना, एंड पे हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मजीद आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो मैं बीमार कर रही, वो जी स्ट्रेस। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस की वजह से 16 बीमारियां लग रही हैं, ज़हनी सलाहियत कम होती जा रही हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है, चेहरे पे दाने बनना, थायराइड फंक्शन दब जाना, और ब्लड शुगर इम्बेलेंस हो जाना, गदूदी निज़ाम का खराब हो जाना, स्किन के मसाइल होना, मैदे के मसाइल होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाना, इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। जो लोग टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनका इम्यून लेवल बहुत कम हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से शुगर बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, टेंशन लेने की वजह से। अच्छा जी, मसल्स टिश्यूज डिक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, दिल की बीमारियां लगती हैं, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स टेंशन हो जाती है, मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन इशू हो जाता है। ये तकरीबन 16 किस्म की बीमारियां हैं जो स्ट्रेस की वजह से लग रही है। अब स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? अगला सवाल ये बनता है, स्ट्रेस कहाँ से आता है? तो स्ट्रेस की वजह नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आती हैं? वो हमारा मीडिया, हमारी सोसाइटी, और हमारा जो खबरनामा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है इसकी वजह से। आप जरा नजर दौड़ाएं कि सारा दिन हमारे दिमाग में जो बातें जाती हैं, उनमें पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है? मायूसी वाली ज्यादा है,
या कि उम्मीद वाली ज्यादा है? तो आपको खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं, जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं, जिस मुआशरे में उठते बैठते हैं, जो मीडिया आप डेली देखते हैं, जो खबरनामा आप सुनते हैं, उसमें आपको ज्यादातर जो है 95% मोर देन आप नेगेटिव चीजों को सुनते हैं। अब आप जो भी सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, हमारे अंदर जो भी सोच है ना, जो भी सोचे होते हैं उसकी, वो जो हम जो थॉट्स होते हैं ना हमारी बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर ठीक है ना, नेगेटिव थॉट्स जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा जो ना वो हमारी सोसाइटी में है। उम्मीद नहीं है, मायूसी है, लेग पुलिंग है, कोई अच्छा करना चाहता है, 20 लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं यू यू कांट डू इट, आप इसको नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कहता कि आप कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस क्यों होता है, नेगेटिव थॉट्स क्यों होती हैं? माजी में रहने की वजह से। क्या माजी में, जब आप माजी को सोचते हैं, पास्ट को सोचते हैं, तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। और अगर आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं तो भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। पास्ट और फ्यूचर, हम जो हाल है ना, हाल इस पे नहीं जिंदगी गुजार रहे, जो गुजर रहा है। क्योंकि देखिए फ्यूचर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर डिपेंड करता है हाल पे, आज पे। आप जो कर रहे हैं ना आज, इस पे इन्हिसार करता है फ्यूचर। फ्यूचर की टेंशन नहीं। अगर आज आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, फूड हैबिट्स अच्छी हैं, लिविंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत शानदार है। लेकिन अगर आपकी आज हैबिट्स अच्छी नहीं है तो फ्यूचर आपका खराब है। तो फ्यूचर डिपेंड करता है आज पे, और जो गुजर गया है उस पर परेशान होने की बात कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन आपके पास है नहीं। तो बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में इस वजह से भी हैं जो वो पास्ट का बहुत ज्यादा सोचते हैं और फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब इसमें करना क्या होगा? हमें स्ट्रेस में भी ना, स्ट्रेस में हमें क्या करना होगा? स्ट्रेस में बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोसाइटी चेंज करें, हम अपना हल्का है बाप चेंज करें। अगर आप देखें कि आपके जो दोस्त है बाप है, आपका जो हल्का है बाप है, वो आपके आपके माइंड में नेगेटिव चीजें ज्यादा डालता है, या तो उन्हें मना करें कि वो नेगेटिव चीजें डिस्कस ना करें। लेकिन हमारे वो कहते हैं ना कि मेंस फॉर हैबिट्स, आदमी आदतों से होता है ना। पहले बंदा आदत बनाता है, फिर आदत बंदे को बनाती है। तो वो आदत फिर मौत आदत जाती नहीं फिर लोगों की। वो नेगेटिव बातें करना नहीं बस करते, तो फिर क्या करना है कि दोस्त चेंज कर लें, बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त बनाए जो पॉजिटिव सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, दो तरह का माइंडसेट होता है ना, डिस्कस किया था, शायद डिस्कस हुआ हो। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले, अच्छा मशवरा देने वाले, एक्सरसाइज करते हैं, गुड हैबिट्स हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बने। अपना माहौल माहौल बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इंसान की बॉडी पे। और स्ट्रेस जो है ना और नेगेटिव थॉट्स जो है, ये माहौल से बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर हम माहौल पे थोड़ा कंट्रोल करें, अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करें, हम मीडिया चेंज करें, ठीक है ना। देखिए गरीब बंदा खाना टाइम पे खाना खाए ना खाए, लेकिन उसने टाइम पे हेडलाइन जो है ना वो लाजमी सुननी होती है। अब वो स्ट्रेस क्यों ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो हम हमें एक तो मीडिया से, थोड़ा नेगेटिव मीडिया से दूर रहना है। और सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पे भी, उससे भी थोड़ा थोड़ा दूर रहना है। हाँ सोशल मीडिया पे ये कि आपके पास चॉइस, आप नेगेटिव सुनना चाहते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव सुनना चाहते हैं तो पॉजिटिव मटेरियल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव मीडिया के साथ अटैच करें, पॉजिटिव सोसाइटी के साथ अटैच करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहें, पॉजिटिव म्यूजिक सुने, पॉजिटिव चीजें सुने। तो अब बहुत हद तक हम लोग स्ट्रेस को काबू पा सकते हैं, स्ट्रेस पे। क्योंकि आपकी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स नहीं जाएंगे, जब नेगेटिव थॉट्स नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस लेवल को कम कर सकेंगे। वरना इस वक्त बहुत सारे लोग, उनको पता भी नहीं वो स्ट्रेस में मुब्तला है।
उनको पता भी नहीं है कि उनको स्ट्रेस है, लेकिन वो जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। अब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है बॉडी में। ठीक है ना जी। तो ये हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस की वजह से कौन सी बीमारियां लगती हैं और स्ट्रेस का सोल्यूशन क्या है कुछ हमने। फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ये हमारा जेनियन सिस्टम है, इनका एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप रहेंगे आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप जो सर्विसेज ले सकते हैं। आखिरी दिन आपको बताया जाएगा जिस सिस्टम की सर्विस के बारे में, ठीक है ना, उससे भी आप बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, पॉजिटिव रहेंगे। आपको ये जेन्युइन सिस्टम बताएगा कि आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, आप कैसे नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, उसमें भी सिखाया जाएगा। कुछ चीजें मैंने भी डिस्कस कर दी हैं आपके साथ। तो ये हमने डिस्कस किया है स्ट्रेस की वजह से क्या डिजीज हो रही है, उसका सोल्यूशन क्या है। आगे चलते हैं फूड की तरफ। अच्छा जी, फूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम खा रहे हैं जंक फूड, और अब हम खाना क्यों खा रहे हैं उसकी तरफ आने लगे। खाना खाने का मकसद होता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं हमारी बॉडी को ना न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है हमें। दो किस्म कहते हैं ना, मैक्रो और माइक्रो। वैसे 6 असेंशियल न्यूट्रिएंट जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक 2 और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो जो 6 अमूमन जो आपको हर बुक में और जगह पे मिलते हैं, वो 6 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, यानी खाना हम क्यों खाते हैं, खाना खाने का फायदा क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी कैसे मिलती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में हमें कुछ मखसूस चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बॉडी को फैट्स चाहिए, गुड फैट, ठीक है ना जी, यानी HDL चाहिए हमारी बॉडी को, LDL नहीं, HDL चाहिए, गुड फैट चाहिए हमारी बॉडी। नंबर 3, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। नंबर 4, हमारी बॉडी को वाटर, पानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, ये 4 चीजें जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा मिकदार में चाहिए होती है। उसके बाद फिर नंबर 5 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी के आगे एक साम है। तो हमें ये विटामिन चाहिए होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं विटामिन। और फिर मिनरल्स, ये माइक्रो मिनरल्स। अब मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, बहुत सारी चीजें जो मिनरल्स कहलाती हैं, हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये सबने पड़े हुए हैं। अब हमारी तहकीक के मुताबिक हमें फाइबर भी चाहिए होता है, उसको भी अगर हम न्यूट्रिएंट समझ लें तो हमारी बॉडी को फाइबर भी चाहिए। फिर हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, उसको भी अगर हम कंसीडर कर लें कि वो भी एक न्यूट्रिएंट है। एंटीऑक्सीडेंट चीजें अगर हम खाएं उससे भी हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फाइबर अगर हम इनटेक करें, हमारी खुराक में फाइबर का इस्तेमाल हो, उससे भी हम जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये सबसे पहले, अगर फूड हम क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, रोटी हम क्यों खाते हैं, तो खाना खाने का मकसद है ये 6 चीजें पूरी करना। लेकिन हम ये 6 पूरी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हर शख्स को देख रहे हैं आप, ये 2 चीजें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये 2 चीजें हम ज्यादा ले रहे हैं, बाकी चीजें ले ही नहीं रहे, बहुत कम ले रहे हैं। इम्बैलेंस होगी हमारी बॉडी, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमारी बॉडी की पूरी नहीं होगी। तो नतीजतन क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज्यादा लेने से मोटापा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, और ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ मेजॉरिटी डिजीज। बहुत सारी बीमारियों की वजह वो ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कार्डियोवास्कुलर बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर शुगर बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, स्ट्रेस और सॉरी
और हम जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वो ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए अगली तरफ कि हम जो खाना खा भी रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट पूरे नहीं है। क्यों? एक तो डिप्लीटेड सॉइल की वजह से, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सॉइल कंटेमिनेशन की वजह से हमारी जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, हमारी जो खुराक है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो गई। दूसरा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होती है कि हमारा जो किसान भाई है वो मॉडिफिकेशन करता है खुराक की, हाइब्रिड बीज यूज करता है, बहुत से ऐसे टेक्निक्स यूज करता है जिससे खुराक मॉडिफाई हो जाती है, वेजिटेबल को मॉडिफाई करता है, तब्दील कर देता है, और फ्रूट्स को मॉडिफाई करते हैं। अब वो मॉडिफिकेशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यूज और कम हो जाती हैं। फिर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उससे कंटेमिनेशन बढ़ती है फूड में। और फिर इस वक्त अगर आप देखें तो सोसाइटी में ज्यादातर खुराक हम जो बाजार से जा खरीदते हैं, जो फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, मीट खरीदते हैं, तो मैक्सिमम हमें जो चीजें मिलती हैं वो हमें स्टोर की हुई मिलती हैं, लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, लंबे अरसे तक उनको स्टोर किया हुआ होता है। अब वो स्टोर जो करते हैं डेफिनेटली वो भी उसको केमिकल्स लगाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसकी वजह से यानी प्रिजर्वेटिव्स लगाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उससे और वो कंटेमिनेटेड हो जाती हैं चीजें। ठीक है ना जी? तो वो आप वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी फूड में जो है कंटेमिनेशन बढ़ती जा रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम होती जा रही है। अब आज फिर ओवर कुकिंग आवर फूड। अब ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम वेस्ट कैसे करते हैं। हम जो वेस्ट करते हैं, पहले तो सिस्टम ने वेस्ट कर दी, जो सिस्टम चल रहा है, अब हम जो कर रहे हैं, 20% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं जब आप ओवर कुक करते हैं। स्पेशली विटामिन और मिनरल जो है ना वो जल्दी जल जाते हैं। हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं चीज को, बहुत टेम्परेचर पे पकाते हैं, घंटा घंटा हंडिया पकती रहती है, उसको हम बहुत ज्यादा वो टेम्परेचर पे पकाते हैं और फिर उसको तड़के शड़के लगाते हैं। मैंने कई कंट्रीज विजिट किए हैं, मैंने चाइना 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, इसी हवाले से, स्टडी के हवाले से चीजें लर्न, चूंकि मैं लर्न करता रहता हूँ, और भी कई कंट्रीज विजिट किए हैं। तो लोग बॉइल्ड चीजें खाते हैं, बॉइल्ड। सर ने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था ची के वाले ना, तो वो देखें आप के पठान भाई जो है ना उनकी हेल्थ क्यों अच्छी होती है, वो भी ज्यादातर वो कच्ची पक्की चीजें जो ना वो इस तरह की चीजें खाते पीते रहते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब, सेंट्रल पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, कराची की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे क्या हो रहा है कि हम खुराक को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पकाते हैं। क्योंकि हम टेस्ट कॉन्शियस लोग हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं, हम टेस्ट कॉन्शियस। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, जल जाते हैं न्यूट्रिशन जब आप उसको ओवर कुक करते हैं, तो 20% न्यूट्रिएंट जल जाते हैं। अब क्या होता है, सेकंड क्या होता है कि हम वो खाना जो पकाते हैं ना वो ज्यादा तादाद में पका लेती है खवातीन, क्योंकि आजकल खवातीन किचन में ज्यादा जाना पसंद नहीं करती, रंग काला हो जाता है, बार बार किचन में जाना पसंद नहीं करती, तो वो फिर पका लेती है एक ही दफा 2-3 दिन का, और वो फ्रिज में रख देती हैं। फ्रीज करने से 20% न्यूट्रिएंट फिर लॉस हो जाते हैं। और फिर हम फ्रीजर से निकाल के क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में डायरेक्ट। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, माइक्रोवेव ओवन, 20% न्यूट्रिएंट फिर लॉस्ट हो जाते हैं, और फिर 20% न्यूट्रिएंट लॉस्ट होते हैं बार बार उसको गर्म करने में। 80% न्यूट्रिएंट तो हमने प्रोसेस में ही जाया कर दिए ना। आप सोचे हमारे अंदर क्या जा रहा है, हम कैसे न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो फूड से आप अपने न्यूट्रिशन पूरे कर सकते हैं। आप कभी भी फूड से न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते, ओनली फूड से न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो सकता। जो उसकी वजह है क्योंकि ऑर्गेनिक फूड हमारे पास नहीं है, हमारे पास इनऑर्गेनिक फूड है ज्यादा, हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड है ज्यादा। तो न्यूट्रिशन पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से सोसाइटी में आप देखें लोगों को जनरल वीकनेस बहुत ज्यादा है, आयरन डेफिशिएंट बहुत ज्यादा है, कैल्शियम डेफिशिएंट खवातीन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और जिंक डेफिशिएंट बहुत ज्यादा है। बच्चों की ग्रोथ के मसाइल देखें आप, खवातीन की हेल्थ के मसाइल देखें आप, ठीक है ना। तो ये सारे क्यों है, चूंकि जो इम्यूनिटी की हमारी है वो बहुत वीक हो चुकी है। फिर नॉट ईटिंग रेगुलर मील, बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं जी, हम खाना खाना छोड़ देते हैं। पहले न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम है, पहले आपकी बॉडी में गजाई कमी है, माल न्यूट्रिशन है, ऊपर से खाना बंद कर देते हैं, वो कहते हैं वेट कम कर रहे हैं। तो वो वेट कम करते हैं, उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा वीक भी हो जाते हैं।
हेल्दी वेट लॉस और वेट लॉस ये दो डिफरेंट टास्क हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ऑपोजिट हैं, हेल्दी वेट लूज और जस्ट वेट लूज। तो आप खाना बंद कर देंगे, जस्ट वेट लूज होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा आपके ऑर्गन वीक हो जाएंगे, आप डिजीज की तरफ चले जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमारी बॉडी में काम हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? या तो ऑर्गेनिक फूड हम खाएं, आप जो है ना किचन गार्डन जो है ना उसका इनकाद करें, जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास जगह है, छत पे चाहे आप थोड़ा बहुत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर के साथ एक प्लॉट में बगैर खाद और स्प्रे के वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, कुछ फ्रूट भी लगाए हुए हैं छोटे छोटे, जो जमीन में ही होते हैं फ्रूट्स, वो दरख्त तो नहीं, जो जमीन में ही नीचे नीचे रह जाते हैं ना, कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स, हमने ऐसी चीजें लगाई हैं जो ऑर्गेनिक हम खाते हैं, उसमें हमको खाद कुछ स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन ये कि आप अच्छी खुराक खा सकते हैं, एक तरीका ये भी है। अच्छा, फिर हम ज्यादा से तक डेफिनेटली हमें वो हासिल करना, ऑर्गेनिक फूड बड़ा मुश्किल है। बाहर के कंट्रीज में तो आपको ऑर्गेनिक फूड के स्टोर मिलते हैं, आप ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड जो है ना, आपको आपको काउंटर मिलेगा ऑर्गेनिक फूड का, बल्कि पूरे पूरे स्टोर है ऑर्गेनिक फूड के नाम से। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक का नाम ही कोई नहीं, नामो निशान ही नहीं ऑर्गेनिक का। तो फिर क्या है, अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो फिर आप कोई भी जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं उनको आप साथ यूज कर सकते हैं। वो वाले नहीं, सिंथेटिक नहीं, केमिकल वाले नहीं, वो वाले जिम वाले नहीं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप खुराक के साथ, खाने के साथ, वेजिटेबल फ्रूट के साथ, मीट के साथ, आप अपनी रोटी के साथ कोशिश करें कि आप साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा करने के लिए। अगर आप समझते हैं कि फूड से पूरा हम नहीं कर पा रहे, कंटेमिनेशन ज्यादा, उस पर डेफिनेटली हम काबू नहीं पा सकते, क्योंकि ये हमारा मुआशरती प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान का हमारा प्रॉब्लम है। तो फिर क्या किया जा सकता है, हम सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी सप्लीमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं जो ऑर्गेनिक, ठीक है ना जी। तो ये थोड़ा हम डिस्कस किया कि न्यूट्रिशनल, अब अभी मैं उस पर बात नहीं किया ना कि ये जो न्यूट्रिशन होते हैं इनकी बॉडी में क्या इफेक्ट्स होते हैं, उस पर बात कल परसों हाफिज नज़ीर साहब ने उस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, काफ़ी कुछ को वो नेचुरली कहाँ से लिए जा सकते हैं और उनकी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी में, विटामिन के क्या इफेक्ट्स हैं, प्रोटीन के क्या इफेक्ट्स हैं, आयरन के क्या इफेक्ट्स, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी पता है, और ये अमूमन आम लोगों को भी थोड़ा बहुत इन चीजों का आइडिया है। जो हेल्थ से रेलिवेंट नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत पता है कि विटामिन ए से बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होता है। ये कुछ चीजों का अमूमन भी लोगों को आइडिया थोड़ा बहुत है, ठीक है ना जी। तो वो आप देख रहे हैं, अगर आप दूध से पूरा नहीं कर रहे तो वो कैसे होगा, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया फूड को, कि फूड से कैसे हमारी हेल्थ इफेक्ट हो रही है और इसका सोल्यूशन क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया कि हम या तो ऑर्गेनिक फूड खाएं और फिर या साथ हम जो है वो मल्टीविटामिन्स वगैरह कोई या सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये फूड के बारे, ये तीन फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, पोल्यूशन, स्ट्रेस और डाइट। अब हम चौथा फैक्टर जो है हेरिडिटी ट्रेट्स जो है ना, जैसे हेयर टाइप, स्किन टाइप, एयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में पेरेंट्स से मुंतकिल होती हैं डीएनए के जरिए। इस तरह डिजीजेस भी डीएनए के जरिए मुंतकिल होती हैं। तो डीएनए को भी रिपेयर किया जा सकता है, सेल्स को रिपेयर किया जा सकता है, रिजुमिनेट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दुनिया में मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनके यूज से आप जो है वो सेल्स को रिजुमिनेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खुराकें मौजूद हैं जिससे, जो ऑर्गेनिक हैं, हर्ब्स हैं, अल्लाह ने ऐसी हर्ब्स बनाई हैं जिनको यूज करके तो आप सेल्स को रिजुमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो हेरिडिटी ट्रेट्स जो है ना,
वो जो नेगेटिव ट्रेड्स हमारी बॉडी में डिजीजेस चली जाती हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन चारों का कंक्लूजन बताऊं बताऊं तो वो ये कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, यानी हमें एक्सरसाइज भी ऐड करनी होगी, जो कि तकरीबन 20 से 25%, 15 से 20% जो बीमारियों का ताल्लुक जो है ना वो एक्सरसाइज के साथ है। एक्सरसाइज हम लोग को नहीं करते, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है, तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बैलेंस डाइट, 60 से 65% बीमारियों का ताल्लुक जो है ना वो डाइट के साथ होता है। फिर 5 से 10% बीमारियों का ताल्लुक जो है वो गुड स्लीपिंग हैबिट्स के साथ होता है, गुड इमोशंस के साथ। 5 से 10% बीमारियों का ताल्लुक गुड इमोशंस के साथ होता है, ठीक है ना। तो हम अगर अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में, तो बहुत सारी जो 75% वो जो सब हेल्दी लोग हैं, जो बड़ी तेजी से बीमारी की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ी तेजी से इलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम उन्हें स्टॉप कर सकते हैं कि वो हेल्दी लाइफ की तरफ आ सके, ठीक है ना जी। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें बता रहे हैं इसके बाद कि दुनिया में जो WHO के मुताबिक नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये बताए गए हैं कि टॉप किलर डिजीजेज जो है, हेल्थ टॉप किलर जो डिजीज हैं, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप किलर डिजीज है कार्डियोवैस्कुलर। ये पहले अमीरों की बीमारी कही जाती थी ना, अब तो गरीबों को ज्यादा हार्ट अटैक होता है, ठीक है ना। बच्चों को हो रहा है, यंग जनरेशन को हो रहा है, 18-20 साल के यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्डियो 47.8% जो है ना वो रेशो बताई जाती है कि दिल की बीमारियों की पाकिस्तान, जिससे लोगों की अमवात हो रही है। पाकिस्तान में हर 1 सेकंड में 4 लोग जो है ना, हर 1 मिनट में, सॉरी, 4 लोगों की डेथ होती है हार्ट अटैक से। फिर कैंसर, 28.9% पाकिस्तान में लोगों की मौत हो रही है कैंसर से। कैंसर रिस्क बढ़ता जा रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें खवातीन में, तो पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर में। फिर पल्मोनरी डिजीजेज जो है, सांस के मसाइल जो है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की वजह से जो अमवात हो रही है, 5.8% लोगों की डेथ हो रही है हर साल जो है वो जो है निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियों की वजह से। डायबिटीज की वजह से 6.7% लोग मर जाते हैं डायबिटीज की वजह से। तो ये कुछ हमने टॉप किलर डिजीजेस को डिस्कस किया। अब हम इनमें से 1-2 डिजीजेस को डिटेल से देख लेते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। एस्टिमेटेड 17.5 मिलियन लोग जो ना वो हर साल मर रहे हैं ना डायबिटीज से, सॉरी कार्डियोवैस्कुलर से, दिल की बीमारी से। और एक्सपेक्टेशन है ये कि 2030 तक इनकी तादाद 23.6 मिलियन हो जाएगी। कितनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी ना दिल की बीमारी की मजीद। अब दिल की बीमारी होती क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें आपको मैं सादा सा मैं मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाऊंगा, अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिंपल से। बस ये 2 आर्टरीज हमें नजर आ रही है, एक नॉर्मल आर्टरी, एक नैरोइंग आर्टरी है ना। अब ये जो नैरो आर्टरी ना, ये कैसे, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है ना, फैट और कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून में होता है ना, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, खून में विस्कोसिटी आ जाती है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, और खून की जो नालियों की अंदर वाली दीवार है, इनर वॉल है, वो रफ हो जाती है। जब वो रफ हो जाती है तो हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चिकनाई वगैरह होती है, वो उस खून की नाली के अंदर अंदर वाली दीवार के साथ जमना शुरू हो जाती है। वो एक तय बनती रहती ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हार्ट अटैक होता है ना, तो आप अक्सर सुनते कहते हैं यार अचानक ही हार्ट अटैक हो गया, हम वो मैं अभी मिलके ही आया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो अचानक हार्ट अटैक होता ही नहीं, कभी भी अचानक हार्ट अटैक नहीं। 8-10 साल 12 साल लगते हैं, फिर जाके हार्ट अटैक की नौबत आती है। ये हार्ट अटैक हमारी बॉडी में बन रहा होता है, ये जो प्लेग बन रहा है ना हमारी आर्टरीज के अंदर, अब ये बन रहे हैं। बहुत सारे लोग जज कर सकते हैं, अगर आपके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो गए हैं, सो जाते हैं, ठीक है ना, आपका सर दर्द रहता है, आधे सर का दर्द रहता है, ठीक है ना, और कई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप फील करें तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा खून गाढ़ा हो रहा है, ठीक है ना जी।
तो अब ये प्लेक बन गया ना। अब इस प्लेक को कैसे रिमूव किया जा सकता है? अगर हम अपनी ब्लड वेन्स की क्लिनजिंग करें, हम ब्लड वेन को डिटॉक्स करें, ब्लड को डिटॉक्स करें। और डिटॉक्स कैसे करेंगे हम? अगर हम एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेंगे, एंटीऑक्सीडेशन चीजें लेंगे, क्योंकि ये जो प्लेक बना है ये ऑक्सीडेशन की वजह से। और हम एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे, जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो एंटीवायरस करते हैं, तो इसी तरह हमारे ये ऑक्सीडेशन हुई है तो हम एंटीऑक्सीडेशन करेंगे। जो भी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखती है फूड, उसको हम खाएंगे। जैसे कि अब कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं एंटीऑक्सीडेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेमन वगैरह ना, नींबू, उसमें विटामिन सी होता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट चीजें हम जब लेते हैं तो फिर वो क्या होता है कि ये प्लेक रिमूव हो जाता है ना, इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ये रखें। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं उनकी आदत है कि वो पानी में नींबू मिक्स करके पीते रहते हैं, अक्सर औकात डिटॉक्स करते रहते हैं अपने आप को। ठीक है ना जी, तो डिटॉक्स हमें करना चाहिए खुद को। फिर कैंसर डिजीज बढ़ती जा रही है। 30% कैंसर की बीमारियों को हम जो ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। टोबैको इस्तेमाल ना करें, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, वेट मैनेजमेंट का ख्याल रखें, अनहेल्दी डाइट नहीं लेना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इनटेक करें। एक ही तरह की खुराक नहीं खाते रहना चाहिए ना, एक ही टाइप का खाना नहीं खाते रहना चाहिए। यानी अगर हम रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाते जा रहे हैं, कुछ और खाते ही नहीं, उसमें फ्रूट्स नहीं ऐड करते, उसमें कोई और चीज। वेजिटेबल खा रहे हैं तो सिर्फ वेजिटेबल ही खा रहे हैं, मीट नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते। ठीक है ना, तो हम मिक्स करके चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी कैंसर हो सकता है, तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। अल्कोहल का इस्तेमाल कम करें। जो लोग हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्कोहल हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी जो कोई करता हो तो उसे हमें रोकना चाहिए। अर्बन एयर पोल्यूशन को हम अगर कम करें, इंडोर स्मोक, जो हाउस होल्ड हमें घरों में सॉलिड फ्यूल वगैरह यूज करते हैं आग जलाने के लिए, उसको अगर हम कम करें, तो ये कुछ चीजें हैं अगर हम इन पे कंट्रोल करें तो हम कैंसर की बीमारी को भी काम कर सकते हैं। और कैंसर बाय लक, बैड लक भी हो जाता है, बाय बैड लक भी हो जाता है, और बाय लाइफस्टाइल भी होता है, दोनों चीजों से होता है। कैंसर जो है ये बैड लक से भी होता है, ये एक वाहिद बीमारी जो बैड लक से भी होती है जी। यानी ये बेल्ट नहीं, अचानक ही हो गया, अचानक कैंसर हो गया, हो सकता है बैड लक से भी हो सकता है, और जीन्स और लाइफस्टाइल से भी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो बताया गया कि कैंसर बाय बैड लक जो है ना, वो ब्रेन ट्यूमर बैड लक से हो सकता है, हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है, एसोफेजियल कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ओवरियन कैंसर हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। और जो जीन्स और लाइफस्टाइल का कैंसर है, स्किन कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है रेडिएशन वगैरह की वजह से, सूरज की शॉओं की वजह से, थायराइड कैंसर हो सकता है रेडिएशन की वजह से, लंग कैंसर हो सकता है सिगरेट की वजह से, लीवर कैंसर हो सकता है। ठीक है ना जी, क्लोन कैंसर हो सकता है वायरस की वजह से, वो अपना वायरस की वजह से लीवर कैंसर हो सकता है, क्लोन कैंसर हो सकता है। ठीक है ना तो ये कैंसर हो सकते हैं, ये बाय बैड लक और बाय जीन्स और लाइफस्टाइल के हमने थोड़ा डिस्कस किया। आगे चलते हैं, डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है अमूमन अब, पहले ये 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अब अमूमन अब ये 40 साल से कम जो यंग लोग हैं उनको भी टाइप 2 डायबिटीज है ना। डायबिटीज की दो टाइप है ना, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 जो डायबिटीज है वो भी जो है वो अब यंग लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। 1985 में ये फैक्ट्स हैं, 30 मिलियन लोग थे जिनको डायबिटीज थी। 2011 में इनकी तादाद 366 मिलियन हो गई। और एक्सपेक्टेशन ये कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, अगर यूं ही चलता रहा, 2030 में 552 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज हो चुकी होगी। डायबिटीज के सिम्टम्स बताए गए हैं, प्यास का बढ़ जाना, भूख का बिला वजह बढ़ जाना, और यकदम वजन कम हो जाना, बहुत ज्यादा थकावट, थके रहना, एग्जॉस्ट हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, और यूरिनेशन का प्रॉब्लम, बार बार पेशाब आना स्पेशली रात को। तो ये कुछ सिम्टम्स भी बताए गए हैं। अगर ये इनमें से आप समझते हैं को आपके अंदर है तो आप फॉरेन चेकअप करवाएं, आप अपना जो है ना वो टेस्ट करवाए कि कहीं आपको डायबिटीज ना हो। आगे चलते हैं मजीद। जब इसके सोल्यूशन की तरफ आने लगे,
हम सोल्यूशन की तरफ आने लगे हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन TCM, जिसके बारे में सराना साहब ने बड़ी डिटेल से TCM के बारे में डिस्कशन की, और उन्होंने, सर ने हमें बताया कि वो जो चाइनीज है ना, एक इसने बहुत ज्यादा लंबी उम्र उनकी हुई ना चाइनीज की, तो वो किस वजह से, वो इस हेल्थ कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है ना। ये जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये बड़ा यूनिक हेल्थ कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन। तो वो जो ली चिन सर ने बताया था ना, ली चिन, उसने बहुत लंबी उम्र पाई, उसकी वजह उसने इन चीजों को फॉलो किया। और आज भी अगर आप चाइनीज को देखें तो उनकी एवरेज एज पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा है, पाकिस्तानियों से ज्यादा है। हमारे यहाँ एवरेज एज जो लोगों की वो तकरीबन 53 ईयर्स है, और चाइनीज की एवरेज एज 73 ईयर्स है। अब 20 साल difference है, 20 साल का फर्क है, बड़ा फर्क है 20 साल। वो भी इसी सियारे पे रहते हैं, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे हमसाए हैं, लेकिन उनकी एवरेज एज 73 है और हमारी एवरेज एज 53 है। उसकी वजह ये कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। हमने तो विजिट किया चाइना, मैंने 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह विजिट किया, उनका लाइफ स्टाइल को मैंने स्टडी किया। अब उनका जो तरीका इलाज है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन जो है, उसके मुताबिक पहला स्टेप, अगर आप हम अपनी हेल्थ बैलेंस को अचीव करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है क्लिनजिंग। क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जो, हमारा जो लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, और जो हम गैर मेरी खुराक खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस जा रहे हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हैवी मेटल जा रहे हैं, हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया जा रहे हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में हैवी मेटल जा रहे हैं, हमारी बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं। तो ये कुछ 6-7 चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जा रही हैं, हवा के जरिए, पानी के जरिए, खुराक के जरिए, मेडिसिन के जरिए, लाइफ स्टाइल के जरिए। इसे लाइफ स्टाइल टॉक्सिन्स भी कहा जाता है। अब ये जो टॉक्सिन्स है, अगर हम इनको टाइम पे रिमूव नहीं ना करेंगे बॉडी से, तो हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएंगे, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, सही काम नहीं करेंगे। पुराने दौर में जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो अपनी बॉडी की क्लिनजिंग करते थे, वो जुलाब लेते थे ना। आजकल हम लोग जुलाब नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो इतनी ताकत नहीं है। आजकल तो वो दो लूज मोशन आ जाए, एक दफा उल्टी आ जाए, तो शाम को बोतल लग जाती है, देखो ट्रिप लग जाती है। तो ये डिटॉक्स करना बड़ा जरूरी है टाइमली। ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रही है, उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। आप गाड़ी की सफाई करते हैं, आप मशीन की सफाई करते हैं, आप बाकी कपड़ों की सफाई करते हैं, लेकिन नहीं करते तो हम अपनी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग नहीं करते। तो क्लींजिंग का मतलब क्या आता है कि टॉक्सिन्स को रिमूव करना, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स की क्लींजिंग करना, स्किन की क्लींजिंग करना, ऑर्गन्स की क्लींजिंग करना, ताकि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर सके। अब क्लींजिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो क्लींजिंग के लिए ऐसी अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी खुराक भी बनाई है, ऐसी चीजें भी बनाई हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी बनाए हैं, जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग होगी। जैसे कि आप लेमन्स का यूज कर सकते हैं, लाइम्स एंड लेमन्स, फ्लैक्स सीड्स आप इस्तेमाल करें, उससे भी डिटॉक्स हो सकती है आपकी बॉडी। ये डिटॉक्स फूड कुछ मैंने आपको आपको बता रहा हूँ, जिनसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है ट्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेश हर्ब्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं, उनसे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। गार्लिक एंड ओनियन, उससे आप प्याज वगैरह वगैरह से आप कर सकते हैं। ग्रीन टी अगर आप यूज करें उससे कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का जूस अगर आप इस्तेमाल करें, रेस्पबेरीज यूज करें, तो इन चीजों से हम लोग जो है वो अपनी बॉडी की क्लींजिंग कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं।
अच्छा जी, बस 5 मिनट हम बस ये हेल्थ लास्ट पे जी, हेल्थ कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। सेकंड पे रेगुलेटिंग, हम अगर अपनी बॉडी को रेगुलेट करें, यानी कि हमारी बॉडी में जो आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है हमारी बॉडी के, ताकि हमारा रेगुलेटिंग का मतलब है हमारी बॉडी के ऑर्गन सेनर्जी वर्क करें, सेनर्जेटिकली काम करें। तो सेनर्जी वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी की जो जरूरत है चीजें उनका हम बॉडी को प्रोवाइड करें, जैसे विटामिन हो गए, जैसे अपना प्रोटीन होगी, जैसे आयरन हो गया। ये चीजें हम अपनी बॉडी को, वेजिटेबल खाएं, फ्रूट खाएं, ज्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें ऑर्गेनिक खाएं, तो हमारी बॉडी रेगुलेट होगी। फिर रिप्लेनिशिंग करें, रिप्लेनिशिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मिनरल्स लेना चाहिए, कैल्शियम लें, जिंक लें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। तो जब आप क्लेंजिंग कर लेंगे अपनी बॉडी की, रेगुलेटिंग कर लेंगे और रिप्लेनिशिंग कर लेंगे, ये 3 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू टीसीएम, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। ये 3 स्टेप्स जब आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो आप बैलेंस हो जाते हैं, आप प्रिवेंट हो जाते हैं, आप बीमारियों से बच जाते हैं, क्रॉनिक डिजीज से बच जाते हैं, आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। आप खुद को भी हैप्पी रख सकते, हेल्दी रख सकते हैं, अपनी फैमिली को भी इसके अकॉर्डिंगली हेल्दी लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं। सोसाइटी में भी ये सर्विसेज दे के हम अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, प्रिवेंशन की तरफ आए, लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को, इससे पहले कि हम बीमार हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस गुफ्तगू को सुनने का, आज की इस ट्रेनिंग को सुनने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने लर्न की होगी मेरे नाकस से नॉलेज से, नाकस से इल्म से। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा सीखूं। बहुत शुक्रिया सर का, तारक जावेद साहब का, कि उन्होंने ये मौका दिया कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए मैंने अपना हिस्सा जो मैं डाल सका। और बहुत शुक्रिया सर का कि सर ने इस तरह के सेशंस को कंडक्ट किया, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये कंडक्ट होते रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मियां खान साहब, जजाकल्लाह, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू मच। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन किया और नॉलेज से भरपूर था। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि यकीनन अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो हमें क्योर की तरफ जाना होगा। तो येलो एम्परर, चाइनीज येलो एम्परर ने ये कॉन्सेप्ट 2500 साल पहले जो है ना ये प्रेजेंट किया, 2500 ईयर अगो। तो टाइम काफी हो गया जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली हम आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। मियां खान साहब भी यहाँ पे मौजूद है जी, मैं भी मौजूद हूँ जी। कोई क्वेश्चन हो आपका आज के सेशन के हवाले से? जी सिस्टर सैमा आरिफ जी, आप माइक अपना ऑन कर लें। जी सर, ये टॉपिक बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया। चीजें हमें शायद पता ही होती हैं मगर हम भूल जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक के हवाले से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो केमिकल लेड वगैरह का जिक्र किया था ना, इन्होंने जो हम फूड ये पानी के जरिए खासतौर पे ले रहे हैं, और लेड बाकी मैंने भी पढ़ा है, तो इसकी फिल्ट्रेशन का क्या तरीका हो सकता है? मिट्टी के बर्तन यूज करें, क्या करें? नंबर 1। अब चूंकि आपने मुख्तसर कहा है, तो दूसरी मेरे जहन में बात ये आई थी कि हाँ, खालिस फूड के हवाले से कि ऑर्गेनिक फूड कोई बता दें सप्लायर, क्योंकि ये बड़ी जरूरत है। ऑर्गेनिक तो मेरे ख्याल से कहाँ हर कोई तो नहीं बना सकता, तो कोई हो ऐसा सोर्स जहाँ से हमें रेगुलर ग्रोसरी यानी इस तरह की मिल सके। ये मेरी अभी की नहीं, बड़ी देर की विश है। हम अपने गार्डन में घर में कितनी कुछ चीजें उगा सकते हैं। तो ये 2 चीजें थी जो मैं मेनली पूछना के कम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ऐसी है सिस्टर, ऑर्गेनिक चीजें जो है इस वक्त काश्त करना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मतलब पूरे पंजाब में तो आप ऑर्गेनिक चीजें लगा ही नहीं सकते।
चाहेंगे भी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके हमसाए में कोई भी ऑर्गेनिक नहीं यूज कर रहा, वो स्प्रे करता है, वो यूरिया डीएपी यूज करता है। आप ऑर्गेनिक चीज यूज करें लगाएंगे तो कीड़े मकोड़े आपकी चीजों को खा लेंगे, आप नहीं खा सकेंगे। तो ऑर्गेनिक चीजें तो हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है आज के दौर में। हाँ, बारानी इलाके हैं, नादरन एरियाज है जहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं यूज होती, तो वहां से आप सोर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी ऑर्गेनिक चीजों का तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और वहाँ पे तो स्टोर्स पे अवेलेबल भी होती है। फर्ज किया आपने भिंडी लेनी है, 10 रुपए किलो है फर्ज किया, तो ऑर्गेनिक लेंगे तो 30 रुपीज पर केजी है, 40 रुपीज पर केजी है। तो वहाँ पे डिफरेंस भी है, प्राइस का डिफरेंस भी है, तो वहाँ पे फार्मर अरेंज भी करते हैं। तो मैं एक शेड में गया था, एक एक जगह में गया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है 4 एकड़ जगह को कवर किया था शीट के साथ, ऑर्गेनिक चीजें लगाने के लिए, कि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह भी इंटर ना हो सके ना। तो ऊपर से भी कवर किया था, साइडों से भी कवर किया था ऑर्गेनिक चीजें लगाने के लिए। तो अभी ऑर्गेनिक चीजें लगाना बहुत मुश्किल है, अगर यहाँ पे लगाएगा भी कोई तो प्राइस का जो है ना वो उसको प्राइस नहीं मिलती, क्योंकि लोगों में शौर नहीं है। लेकिन ये है कि अभी भी हम ऑर्गेनिक चीजें पाकिस्तान में नॉर्मल जो चीजें हैं ना उनके रेट पे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी बारानी गंदम लगती है ये सारी मोस्टली 80% या 90% ऑर्गेनिक होती है, वहां से हमें लेनी चाहिए। इसी तरह सरसों आप बारानी जगहों से लें। ठीक है, बारानी जगहों पे ये है कि वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते ना। ठीक है, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमें जो है वो जितनी हो सके ना, जैसे मियाँ साहब कह रहे थे, जितने हो सके हम चीजें खुद प्रोड्यूस करें, फाइनल सोल्यूशन यही है। और फिर दूसरी बात ये है कि बाज एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब आने वाले दौर में अब हर बंदा कहता है कि हम अपने बच्चे को बच्ची को कौन सी स्किल दें, कौन सा कोर्स करवाएं जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आने वाले दौर में एग्रीकल्चर स्किल ठीक है, चीजों को काश्त करने की स्किल, बाज एक्सपर्ट्स का ये कहना है आने वाली दिहाइयों में ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि बहुत सीवियर फूड शॉर्टेज होने जा रही है। ठीक है, हम फिलिपाइन गए थे, बिल गेट ने 2,80,000 चावलों की किस्में फिलिपाइन में 30 साल के लिए स्टोर की हुई है, 50 साल के लिए स्टोर की हुई है। ठीक है, तो मतलब किस तरफ जा रहे हैं लोग, ये क्या प्लान कर रहे हैं, तो अभी हमारे अंदर वो शऊर नहीं है, तो हम बहुत पीछे हैं। तो इस वक्त अगर हम जो है अपनी फैमिली को, अपनी जनरेशन को, ठीक है, ऑर्गेनिक चीजें लगाना सिखा दें, और फिर अपने बीज, देसी बीज, उससे वो अपने हमारा अपना कंट्रोल हो, तो ये बहुत बड़ा जहाद आप करेंगे ना, आप शायद अपनी नस्लों को सेव कर बचा सकेंगे। नहीं तो आने वाले दौर जो है ये बहुत टफ है खुराक के हवाले से, हर साल शार्टेज होती जाएगी फूड की ना। और जो जो अभी हम खा रहे हैं सब्जियां, तो अल्लाह की पनाह है कि उसमें क्या कुछ यूज हो रहा है, कैसे स्प्रे यूज हो रहे हैं। स्प्रे की बोतल पे लिखा होता है स्प्रे करने के 10 दिन तक ये ना यूज करें, 7 दिन तक इसको ना खाएं, इसमें पॉइजन एलिमेंट्स हैं। लेकिन क्या होता है 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर वो हमारे स्टमक में पहुंचे होते हैं। तो बहरहाल अभी तो मतलब वार जो है वो चल रही है। अच्छा, दूसरी बात आपने लेड और इस तरह की बात की, तो इसके लिए आपको जिसने इस कोर्स में रेफर किया है ना, तो उनके साथ आप राब्ता करें, उनके पास सोल्यूशन है इन सब चीजों के जो हमने आज प्रॉब्लम डिस्कस किए, उसके सोल्यूशन है। तो एक डिवाइस है, ओजोन डिवाइस उसे कहा जाता है, ओजोन। तो वो हमारे फ्री रेडिकल्स, केमिकल्स, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, ठीक है, पेस्टिसाइड के रेजिडुअल्स, ठीक है, फर्टिलाइजर के रेजिडुअल्स, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। तो वो आपको जो है ना वो गाइड कर सकते हैं, जिसने भी आपको इस कोर्स के लिए रेफर किया उनसे आप ना रहनुमाई ले लें। ठीक है जी। तो जी थैंक यू जी। मोहम्मद इकबाल शबीर भाई जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इकबाल साबिर बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त आपने इसकी जो है ना डिटेल बता दी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि सर्टिफाई कर सके कि ये जो प्रोड्यूस है ये वाकई ऑर्गेनिक है। और हम जो भी लगाएं घरों में, खाली प्लॉट्स हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म की टाउन प्लानिंग आजकल हो रही है, वहाँ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। मेरा एक अपना आइडिया है कि वहाँ पे जब तक वो
हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम नहीं होता, तब तक खाली जगह जो भी पड़ी है बेशक वो अपने ही प्लॉट में वहां जाके सब्जियां लगाएं, वहां काश्त करें और कोशिश करें सराउंडिंग में कि वो उसको टनल फार्मिंग और क्लोज एनवायरनमेंट में तैयार करें। ये तो एक तरीका है, बहुत अच्छा आपने उसका हल बताया। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक के अलावा आपने वो जो ओजोनेटर की बात की, वो आपने वो डिवाइस की बात की है, बहुत अच्छी है वो, हम कर सकते हैं। लेकिन और दूसरा एक और मैं फर्दर स्ट्रेंथन करूंगा आपकी बात को कि जो एरिया बरानी है, एरिड एग्रीकल्चर है, उसमें प्रायोरिटी यही है कि नंबर 1 तो वो लोग कहने के बावजूद वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं देते, खादें वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल स्प्रे नहीं करते। एक तो वहाँ वो इंसिडेंसेस कम है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी पैदावारी और वो जो सलाहियत है उनके पास वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खर्चा कर सकें अजाफी टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो वो Yes. तौर पे आप उसमें आ जाते हैं जो कि समवट ऑर्गेनिक है। और जहां तक सीड की बहुत वो बड़ी स्टोरेज बताई जा रही है, उसमें भी ये उन लोगों के प्रॉब्लम है, ना कि हमारे प्रॉब्लम है। हमारे पास ना तो जीएम वो जो जीनोमिकली मॉडिफाइड सीड है, इवन हाइब्रिड सीड भी जो है हमारे वो उस लेवल के जीनोमिक नहीं है कि जो कोई मुज़र इसरात रखते हो। यस, यील्ड जहां पे बढ़ेगी वहां पे इसकी साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, टेस्ट वो नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाएगी। ये जी जबरदस्त बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन आपका लेक्चर मैंने माशाल्लाह सुना है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। थैंक यू, थैंक यू मोहम्मद इकबाल। साबिर भाई जो है मेरे किचन गार्डनिंग के क्लास फेलो हैं और इनके साथ मैंने काफी क्लासेस ली हैं और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ और एग्रीकल्चर में माशाल्लाह इनका जो है वो बड़ी खिदमत है एग्रीकल्चर के हवाले से। तो थैंक यू मोहम्मद इकबाल भाई, मोहम्मद इकबाल शबीर भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। सो काइंड सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो हमें मतलब हर डायमेंशन में एग्रीकल्चर मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसको सीखे बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकता, मैं अपनी नस्लों को सरवाइव नहीं करवा सकता। तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज भी हमने 2 कनाल जगह एक ली है 2 से 1 साल के लिए। तो आज हम वहाँ पे ना अपनी सब्जियां जो है वो लगाना शुरू करेंगे, आज से हमने शुरू कर दिया है। तो मेरा टारगेट कई सालों से था कि हम घर का थोम, घर का प्याज, घर का आलू तैयार करें। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस सीजन में मैं इंशाल्लाह ये करने जा रहा हूँ। तो बहरहाल आप रूफ टॉप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, वो हाइपोनिक कौन सी गार्डनिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं। अभी तो बहुत हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक भी आप जी कर जी, सकते हैं। हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक भी कर सकते हैं आप अपने किचन के अंदर जो है वो छोटी सी जगह है वो भी आप कर सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है, जस्ट एक क्लिक के ऊपर ना यूट्यूब आप खोलें तो आपको एक क्लिक के ऊपर आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बस अब बात यह है कि बंदा बस करने वाला हो, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो ना। ठीक है, तो मेरा 8वीं क्लास में बेटा है, उसने गंदम लगाई ना, एक प्याले के अंदर लगाई। ठीक है, तो अब क्या है, कहते हैं जी इसको काटते रहे आप ऊपर से और उसका शेक बना के आप पीते रहे। और उसके वो बेनिफिट मुझे बता रहा था, अभी मुझे पूरी तरह याद भी नहीं है कि गंदम ग्रीन ग्रीन और इतनी प्यारी वो लग रही थी कि उसको मतलब देख के दिल चाहता था कि बस बंदा देखते रहे। क्या था, बस प्याला था और नीचे पानी था। ठीक है, और गंदम उसने लगाई और बड़ी जबरदस्त वो ग्रो हो रही थी। और कुछ उसने शायद उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो डाले थे, वो जानता है। तो अभी तो बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें किचन गार्डनिंग की तरफ आना होगा। ठीक है ना, लाजमी है ये ना, जितनी भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल। और शबीर भी ने बहुत अच्छी बात की कि जगह बहुत खाली है, अभी भी बहुत खाली है। जहां आपको जगह मिलती है वहां पे आप शुरू कर दें और अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। तो इंशाल्लाह जी कल हमारा लास्ट डे होगा। कल हमारा जो है वो हम 4 पिलर ऑफ हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और 2 पिलर्स ऑफ डिजीजेस के ऊपर बात करेंगे। और कल इंशाल्लाह ताला आपको एक बात समझ आएगी कि आप और हम, हमारी फैमिलीज बीमारी के जो 2 पिलर है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं।
हेल्थ के जो 4 पिलर हैं उनको हम पूरे 4 पिलर्स को हम जो है मजबूत नहीं कर रहे। तो कल की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह ताला हमारा ये टारगेट होगा, आप भी अपना टारगेट बनाएं कि हेल्थ के 4 पिलर हम मजबूत करें और बीमारी के जो 2 पिलर हैं इनको हम कमजोर करना शुरू करें अपने घरों के अंदर, किचन के अंदर। तो कल बड़ी अच्छी लर्निंग होगी और कल हमारा लास्ट डे है, तो हम कंक्लूड भी करेंगे सेशन को इंशाल्लाह ताला। जी इकबाल भाई, मोहम्मद इकबाल। सर मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूंगा। अभी आपने बात की कि आप अपने माशाल्लाह एक्टिविटी जो है वो किचन गार्डनिंग की शुरू की है। मैं चाहूंगा कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहाँ पे अगर आ सकूं तो कुछ चीजें शेयर कर लें। और इसमें तमाम दोस्त जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए गुजारिश है कि सिंपल इज कि आप अपने जो किचन वेस्ट है, जो सब्ज पत्ते हैं, जो सब्जियों के और जो ग्रासेस हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको बाकायदा तौर पे एक ट्रेंचेस बना के, हीप बना के, मुर्गियों की ड्रॉपिंग है, काऊ डंग है, जो भी मिले उसकी अपनी खाद बनाएं। वो सबसे बेहतर है, चूंकि दो